इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यह कोर्स आरएस भर्ती परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे विकास सर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने नए पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए कारगर है। आरएस मेंस 2026 का संपूर्ण कोर्स सर्मिक एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ मानसिक और शारीरिक रूप से सकुशल होंगे, घर परिवार के साथ होंगे, तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। मैं सुरेंद्र खांडल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो ये कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब अपन अपने मुद्दे पे आते हैं। मैं सुरेंद्र खांडल और कॉमर्स की दुनिया में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ध्यान से देखना। सबसे पहले 2-5 मिनट अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कस। फिर अपन सिलेबस पे आएंगे, फिर अपन बाकी के मुद्दों पे आएंगे। देखो, आपने 12th पढ़ा होगा और 12th के बाद में या तो आपने आर्ट्स लिया होगा या आपने साइंस लिया होगा या कॉमर्स लिया होगा। आर्ट और साइंस के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा जानते ही हो। कॉमर्स बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं। कॉमर्स वाले बात करते हैं, कॉमर्स वाली बात करते हैं अपन। और कॉमर्स अगर आपने लिया है तो 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे होंगे। पहला आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट अगर बात करते हैं अपन, तो ये तीनों सब्जेक्ट सबके लिए, लगभग लगभग सबके लिए नए सब्जेक्ट हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से तीनों ही सब्जेक्ट्स को जो है वो अकाउंट एंड ऑडिट को भी, मैनेजमेंट को भी, इकोनॉमिक्स को भी, तीनों ही सब्जेक्ट्स को आरएएस में जगह मिली है। अकाउंट एंड ऑडिट भी सब्जेक्ट आरएएस मेंस में, मैनेजमेंट भी मेंस में है। ये आरएएस मेंस का है, मैनेजमेंट भी आरएएस मेंस में है, और इकोनॉमिक्स जो है आरएएस प्री और आरएएस मेंस दोनों में है। अकाउंट एंड ऑडिट और मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। सर नोट्स लिखने हैं क्या? देखो, नोट्स वैसे तो मैं सारे दूंगा, मुश्किल से एक आधा पेज लिखना पड़ेगा, मुश्किल से, बाकी सारे दूंगा आपको। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है रेनू, पिंकी, दुष्यंत, नितेश, डीकेएम, पंकज शर्मा। देखो, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं अपन, बिल्कुल जीरो से। जमीनी स्तर से भी 400 इंच नीचे से चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया अकाउंट एंड ऑडिट और एक मैनेजमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट आपके मेंस के हैं, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा। इनमें सबसे पहले अपन ऑडिट की, अकाउंट एंड ऑडिट की बात करते हैं, तो अकाउंट एंड ऑडिट लगभग लगभग मानकर चलिए कि 25 से 30 घंटे में पूरा हो जाएगा। कोशिश रहेगी 25 घंटे में ही पूरा हो जाए। और मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट 40 से 45 क्लास घंटे में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का सिस्टम रहेगा। पहले अपन अकाउंट एंड ऑडिट कंप्लीट करेंगे और फिर मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे। अकाउंट एंड ऑडिट में भी 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स है और दूसरा आपका ऑडिट है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग पहले पूरी करेंगे, उसके बाद में ऑडिटिंग पे आएंगे। क्लियर? सबसे पहले आज चर्चा अकाउंट्स एंड ऑडिट की करेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब अपन मैनेजमेंट पे आएंगे। बेटा देखो, अकाउंट एंड ऑडिट का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। सर बेसिक से पढ़ाना प्लीज, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं,
कि आप में से 99% विद्यार्थी हैं वो कॉमर्स से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। 100 विद्यार्थी अगर हैं तो उनमें से 98 99 विद्यार्थी आर्ट और साइंस से ताल्लुक रखते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे केवल 1% से 2% हैं। तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, सबके लिए नया सब्जेक्ट है। अकाउंटेंट ऑडिट भी नया सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट भी नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। आप ही नहीं रविंदर जी, रेणु जी, अजय जी, आप ही नहीं विकास जी, सब के सब नए सब्जेक्ट, नए विद्यार्थी हो या यूं कह दूं सबके लिए ये सब्जेक्ट नए हैं, तो बिल्कुल जीरो से चलने वाले हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आज की क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको इंश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आज की क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को एक बेसिक आउटलाइन पता लग जाएगी कि अकाउंट एंड ऑडिट में पढ़ना क्या है, अकाउंट एंड ऑडिट होता क्या है। एक बेसिक आउटलाइन का पूरा आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, पिछले साल अगर पढ़ा भी है तो उसका अपन थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। तो पहले भी बात कर चुके हैं इस मुद्दे पर, तो अपन ध्यान से देखना। सबसे पहला टॉपिक डाला है लेखांकन का सैद्धांतिक आधार, सामान्य मान्य लेखा सिद्धांत, जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और आधारभूत लेखांकन अवधारणाएं। पहले नहीं थी ये बिल्कुल नया डाला है। पहले इसकी जगह दोहरा लेखा प्रणाली हुआ करता था, पहले इसकी जगह दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम हुआ करता था। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, पहले डबल एंट्री सिस्टम होता था। डबल एंट्री सिस्टम में आपको जर्नल एंट्री, जर्नल प्रविष्टियां, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, उसके बाद खाते बनाना, अकाउंट्स पर प्रिपेयर करना, उसके बाद तलपट ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ये काम आपको डबल एंट्री सिस्टम में सीखना पड़ता था। जो प्रैक्टिकल लेखांकन होता था, अकाउंटिंग होती थी, उसकी बात कर रहा हूँ। स्क्रीन वर्ड क्लियर नहीं सर? बेटा हो जाएंगे, हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। ये तो ये उसकी पीडीएफ थी, पीडीएफ की कटिंग करके लगाई हुई है। अकाउंट एंड ऑडिट का सिलेबस है, सिलेबस तो आप सब लोगों के सामने पहले से भी होगा, तो ये केवल वही है। कैन आई राइट पेपर 1 इन इंग्लिश एंड रिमेनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर से डिस्कस करिएगा, ठीक है? चलिए, तो कोई विशेष बात अगर आपकी हो तो एक बार 2 मिनट में आपके कमेंट ले लेता हूँ। 2 मिनट कमेंट में मुझे बता दीजिए, और उसके बाद में अपन कमेंट लास्ट में लेंगे। बीच में डिस्टर्ब आपको भी नहीं करेंगे और बीच में डिस्टर्ब आप हमें भी नहीं करेंगे, ठीक है? मेंस पहली बार अकाउंट पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सभी पहली बार पढ़ रहे हैं। सर मैं क्लास नोट्स बनाने की ज़रूरत है क्या? मुझे लग नहीं रहा है, मैं आपको कल ही उपलब्ध करवा दूंगा। हिंदी वालों को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम में। सर बेसिक से पढ़ाना प्लीज। बिल्कुल बेसिक से भी नीचे से पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। ऑल क्लियर, ठीक है? ठीक है बेटा। सर साथ साथ क्लास नोट्स बनाने हैं क्या? मैं तो आपको लिखे हुए दूंगा, पहले दूंगा आपको लिखे हुए। आज आज की क्लास में जो है ना वो बना लेना आप, केवल आज आज की क्लास के नोट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लेना। सर एक रिक्वेस्ट थी, पहली ज्योग्राफी क्लास लगती तो अच्छा रहता। रविंदर जी, ये सारी रिक्वेस्ट हैं तो आप मैनेजमेंट से करेंगे तो बेहतर रहेगा। उन्होंने भी किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। लेब असिस्टेंट वाला एग्जाम देना था, कोई बात नहीं भाई, ओके सर। पिछले नोट्स चल जाएंगे क्या? नहीं बेटा पूजा, पिछले साल वाले नहीं चलेंगे, अब की बार चेंज हो गया सिलेबस। सिलेबस चेंज क्या हो गया वही बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें दोहरा लेखा प्रणाली हुआ करती थी, अब दोहरा लेखा प्रणाली की जगह पे और सिद्धांत आ गए हैं। लेखांकन के सिद्धांत या आधारभूत अवधारणाएं आ गई हैं। लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखांकन मानकों का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी नया है, ये भी नया है आपका। कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें, ये पहले भी थी अब भी है। रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले भी वित्तीय विवरणों की के विश्लेषण की तकनीकों में पढ़ते थे अपन। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले भी अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते थे। अब की बार इसको विशेष नाम अलग से करके दे दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, अभी पढ़ना है।
सामाजिक लेखांकन और उत्तरदायित्व लेखांकन ये पहले से है, ये सेम डिट्टो रख दिया, ये टॉपिक सेम डिट्टो रखा है, बाकी ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया। कंप्यूटरीकृत लेखांकन, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, विशेषताएं और सॉफ्टवेयर पैकेज, ये बिल्कुल नया टॉपिक डाल दिया है। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपके नया टॉपिक डाल दिया है। हाँ, अंकेक्षण का अर्थ पहले भी था, उद्देश्य पहले भी थे, अंकेक्षण कार्यक्रम एक नया डाला है। अकाउंटिंग प्रोग्राम, ऑडिटिंग प्रोग्राम, सॉरी, अंकेक्षण कार्यक्रम ऑडिटिंग प्रोग्राम, ये आपका नया डाला है। सामाजिक निष्पत्ति या निष्पादन, दक्षता अंकेक्षण और सरकारी अंकेक्षण, ये पहले भी था। तो कुल मिला के हुआ क्या है, कुल मिला के पहली बात तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ करती थी, अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ करती थी, अपन आरएएस मेंस और आरएएस मेंस की अगर बात करते हैं तो आरएएस मेंस का पेपर 1 और पेपर 1 की यूनिट सी, पार्ट सी बोल दो चाहे, पार्ट सी, और पार्ट सी में जो 3 आपके हैं, एक आपका अकाउंट एंड ऑडिटिंग, दूसरा आपका मैनेजमेंट और तीसरा आपका सोशलॉजी। पहले भी ये तीनों सब्जेक्ट होते थे, अब भी ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं। पहले तीनों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के थे, ये 20 नंबर का था, ये अलग से 20 नंबर का था और ये अलग से 20 नंबर का था। अब इन तीनों को अलग अलग के बजाय इन तीनों को जो है वो 70 नंबर का कर दिया, यानी 10 नंबर का बढ़ा दिया। पहले तीनों मिलाकर के 60 नंबर के आते थे, और तीनों में क्या होता था, 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे 5 और 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे 2। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हटा दिए, अब 70 नंबर के 14 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के आएंगे, 14 पंजो 70, 5-5 नंबर के 14 क्वेश्चन आएंगे। अब 14 क्वेश्चन में से आप मानकर चलिए कि मिनिमम 4-4 क्वेश्चन तो तीनों सब्जेक्टों से आएंगे ही आएंगे, 2 सब्जेक्टों से है वो एक एक एक्स्ट्रा भी आएगा, यानी 2 सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे और एक सब्जेक्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 14 क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट से आपके 5 क्वेश्चन, दूसरे सब्जेक्ट से भी आपके 5 क्वेश्चन और तीसरे सब्जेक्ट से आपके 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और अलग अलग डिवाइड नहीं किए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आएगा। 70 नंबर के तीनों सब्जेक्ट हैं, 14 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे और 5 नंबर का आएगा, इसका मतलब 50 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। ये बेसिक वाली जानकारी सारी आपको पहले से भी पता थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार दोबारा से आपको जानकारी दे दूं। तो अपने मैनेजमेंट में और अकाउंटेंट ऑडिट में दोनों में 4 से 5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आएंगे, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, और 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक वाली जानकारी आपको मिल गई। हाँ भाई, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में तो लेखांकन प्रक्रिया हुआ करती थी दोहरा लेखा प्रणाली में, दोहरा लेखा प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम, और इसमें जो आपकी लेखांकन प्रक्रिया हुआ करती थी, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस हुआ करती थी, अकाउंटिंग की प्रोसेस भी अगर देखें तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज से के बाद में लेजर पोस्टिंग बनती थी, लेजर पोस्टिंग के बाद में आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस के बाद में आप जो है वो फाइनल अकाउंट बनाते थे। ये सारी की सारी प्रोसेस अब नहीं पढ़नी है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम
और उसमें लेखांकन प्रक्रिया आपके सिलेबस से हट गया है, ये नहीं पढ़ना है। इसकी जगह क्या दे दिया है? इसकी जगह आपको दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, अवधारणाएं और मानक, यानी कि प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और स्टैंडर्ड्स, ये तीनों चीजें आपके सिलेबस में दे दी हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की जगह लेखांकन, इसकी जगह, इस दोहरा लेखा प्रणाली की जगह लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं और मानक, ये आपके सिलेबस में ऐड कर दिया, तो ये पढ़ना है। ये मेजर चेंज हुआ है। इसके अलावा ये हटा दिया, ये जोड़ दिया। ये जोड़ने के अलावा अगर बात करते हैं, ये जोड़ने के अलावा, ये तो जुड़ा ही जुड़ा है। ये जोड़ने के अलावा अगर बात करते हैं, एक जीएसटी आपका अलग जुड़ा है, और उसके बाद बात करें तो एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपका नया जुड़ा है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन आपका नया जुड़ा है। उसके बाद बात करें तो केवल एक छोटी सी चीज, ऑडिट अपन पहले भी पढ़ते थे, ऑडिट में ऑडिटिंग प्रोग्राम, लेखांकन कार्यक्रम, ये नया जुड़ा है। देखो हटा क्या है, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी हट गई है, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी सिलेबस से हट गई है। इसकी जगह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन अवधारणाएं और लेखांकन मानक, ये नए जुड़ गए हैं। जीएसटी जो आपकी इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस हुआ करता था, इकोनॉमिक्स में जुड़ा हुआ था, ये इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में आपकी फिस्कल पॉलिसी है तो वहां पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यहां पे जीएसटी को अलग से जोड़ दिया है। एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपका अलग से जुड़ा है, ऑडिटिंग प्रोग्राम नाम करके, और ये ऑडिट वाले टॉपिक में एक्स्ट्रा जुड़ा है। बाकी सारा सिलेबस सेम डिट्टो है। पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, ये तो अपन ने कंपैरिजन कर लिया दोनों का। ये अपन ने देख लिया कि पेपर फर्स्ट के पार्ट सी में, और जो 3 यूनिट हैं वो तीनों यूनिट कौन कौन से, उनमें से 2 यूनिट अपन पढ़ने वाले हैं। कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनका डिस्कशन हो गया है। उसके बाद में अपन ने ये कंपैरिजन करके देख लिया, और अभी अपन देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, यानी कि लेखांकन के सिद्धांत पढ़ने हैं। अब लेखांकन के सिद्धांत पढ़ने हैं तो लेखांकन की अवधारणाओं को ही लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें लेखांकन अवधारणाएं और लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग की कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, ये पढ़नी है। दूसरा टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं आपको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया लेखांकन के, सॉरी माफी चाहूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि लेखांकन के मानक, मानक पढ़ने हैं। और ये 1 से लेकर के 29 तक बने हुए हैं, वो सारे पढ़ने हैं। 1 से 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। तीसरा टॉपिक जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, और उनके उनके एनालिसिस की टेक्निक्स पढ़नी है, टेक्निक्स पढ़नी है, यानी कि एक कंपनी के वित्तीय विवरण पढ़ने हैं और उनकी विश्लेषण की तकनीकें पढ़नी है।
तकनीकें पढ़नी है। चौथा जो आपका टॉपिक आने वाला है ये आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटरीकृत लेखांकन पढ़ना है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन पढ़ना है। पांचवा आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर पढ़ना है। और लास्ट में छठा टॉपिक है, उसमें आपको ऑडिटिंग पढ़नी है। ऑडिटिंग में क्या क्या पढ़ना है? बेसिक्स पढ़ना है, फिर ऑडिटिंग प्रोग्राम पढ़ना है, ये नया जुड़ा है, ऑडिटिंग प्रोग्राम है ये नया जुड़ा है। बेसिक्स ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना है, ऑडिटिंग प्रोग्राम पढ़ना है। उसके बाद में बात करें तो एफिशिएंसी ऑडिट पढ़नी है। उसके बाद बात करें तो परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़नी है। उसके बाद बात करें तो सोशल ऑडिट पढ़नी है। और उसके बाद बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑडिट पढ़नी है। गवर्नमेंट ऑडिट पढ़नी, ये ऑडिट वाले में पढ़ना है। यानी कि आपका अंकेक्षण पढ़ना है। अंकेक्षण में बेसिक पढ़ना है, अंकेक्षण आधारभूत वाला। अंकेक्षण क्या होता है, अंकेक्षण रिपोर्ट क्या होती है, अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, अंकेक्षण से क्या फायदा मिलने वाला है, वो सारी चीजें पढ़नी है। अंकेक्षण कार्यक्रम पढ़ना है। उसके बाद आपकी दक्षता अंकेक्षण पढ़नी है। दक्षता अंकेक्षण पढ़नी है। निष्पादन या निष्पत्ति अंकेक्षण पढ़नी है। सामाजिक अंकेक्षण पढ़नी है और सरकारी अंकेक्षण पढ़नी है। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, यहीं पे आपको सोशल अकाउंटिंग और लाइबिलिटी अकाउंटिंग भी पढ़ना है। यानी कि आपको सामाजिक और उत्तरदायित्व लेखांकन भी पढ़ना है। लेखांकन भी पढ़ना है। ये कुल मिला के आपको पढ़ना है, ये अपना सिलेबस है। ठीक है। अकाउंटिंग में सबसे पहले देखो, दिया नहीं है लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जब अकाउंटिंग सिलेबस है तो इसमें अकाउंटिंग के बेसिक से शुरू करना है। अकाउंटिंग के बेसिक से, यानी लेखांकन होता क्या है, लेखांकन का अर्थ क्या है, लेखांकन के चरण कौन कौन से होते हैं, लेखांकन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, लेखांकन के बारे में, लेखांकन में कमियां कौन कौन सी हैं, लेखांकन के लिए शर्तें कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें। लेखांकन क्या होता है, पुस्तपालन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इन चीजों के बारे में अपने को देखना है। इंग्लिश मीडियम में कब तक आ जाएंगे भाई? हिंदी मीडियम के नोट्स तो आपको कल ही मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम के तो कल ही मिल जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम के प्रतीक्षा जी नोट्स हैं, वो आपको विद इन टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ये आपको इस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। मैं पढ़ाऊंगा पहले दिन से ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ेंगे अपन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको प्रिंटेबल, जिसमें आप प्रिंट आउट निकाल सको, ऐसे हिंदी मीडियम के नोट्स तो आपको कल ही मिल जाएंगे। और बुक और इंग्लिश मीडियम के जो आपके नोट्स हैं वो आपको 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे, यानी विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर मिल जाएंगे बेटा। प्रतीक्षा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर? नोट्स आपको ऐप में ही मिलेंगे बेटा। ऐप में ही आपको नोट्स मिलेंगे, ऐप में ही आपको क्लासेस मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अकाउंटिंग बेसिक्स शुरू करते हैं। एक चीज और बता दूं, कुछ चीजें जो आपके मन में रहती हैं, आप पूछ नहीं पाते हो, या फिर बाद बाद में बार बार में पूछते हो, आपके मन में आता है। कई स्टूडेंट्स लगातार पूछते रहते हैं। पहली बात, सर क्लास का मीडियम क्या होगा?
तो बेटा अकेली हिंदी से काम नहीं चलना है, लेकिन हिंदी की जरूरत तो है, और अकेली इंग्लिश से भी काम नहीं चलना है, लेकिन इंग्लिश की जरूरत जरूर है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम साथ लेकर चलेंगे। अपनी जो क्लासेस रहेंगी वो इंग्लिश में रहने वाली हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, इंग्लिश के बाद में एक्स्ट्रा में आपके लिए जो है वो मारवाड़ी भी यूज करने वाले हैं। हाँ भाई, मैं क्लास में जठे जठे भी जरूरत पड़ेगी, बठे बठे मारवाड़ी में उदाहरण दे के आपने पूरी चीजें समझा तो रहूंगा। मेंस कोर्स परचेज या पीएसआई रैपिड रिवीजन बेस्ट लिया हुआ था, 4100 ऑफ नहीं मिला। आप जो संस्थान के नंबर हैं उस पर कांटेक्ट करिए, मिलेगा, आप जरूर मिलना। ठीक है, तो एक तो मीडियम को लेकर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीडियम दोनों रहने वाले हैं, और मैंने आपको एक उदाहरण देकर बताया भी कि मीडियम कैसे रहने वाला है। ये इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में अपन चलते जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज मीडियम के बाद की बात करते हैं कि क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो देखो, क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है, जो टॉपिक है, और उस टॉपिक में से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, पीवाईक्यू तो आपको साथ साथ करवाता रहूंगा, बताते रहूंगा कि यहां से ये क्वेश्चन आया था और इसका जवाब ये होगा। ठीक है, दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी दिए जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू पे बात कर लेते हैं। कल सर ने क्लास में बताया था कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान आरपीएससी, इन सब में आए हुए सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे। मैं भी सहमत हूं इस बात से, लेकिन मेरे साथ समस्या यह है कि आपका अकाउंटेंट ऑडिट और मैनेजमेंट, ये दोनों ही सब्जेक्ट, ये दोनों ही सब्जेक्ट केवल आरपीएससी आरएस में लेता है। ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके जो हैं वो यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, बिहार पीसीएस में, इनमें से किसी में भी नहीं आते हैं ये दोनों ही सब्जेक्ट। इसलिए वहां से पीवाईक्यूज की कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनमें होते ही नहीं है, तो केवल आरएस में होते हैं। लेकिन उसके साथ मैंने आपको क्या बता दिया, एक एक्स्ट्रा, जब इनमें नहीं आते हैं तो क्वेश्चंस की संख्या कम रहेगी, पीवाईक्यूज की संख्या, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए। जैसे अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, करने के लिए दूंगा। अच्छा जी, अगली बात, मुद्दा क्वेश्चंस का टाइप। थर्ड बात क्वेश्चंस किस टाइप के। तो इकोनॉमिक्स में आप मानकर चलिए कि एक जीएसटी के अलावा, जीएसटी के अलावा कंप्लीट स्टैटिक पार्ट है, कोई भी चेंज नहीं होता है। जीएसटी में जरूर चेंज हो सकता है, जीएसटी के अलावा कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका कोई करंट अफेयर नहीं होता है। करंट अफेयर नहीं होता है। क्वेश्चंस के टाइप्स की बात कर रहे थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं
ये केवल एक टॉपिक है आपके। तो थर्ड टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस, टेक्निक्स, वित्तीय विवरणों का विश्लेषणात्मक तकनीकें, विश्लेषण की तकनीकें। इस टॉपिक में से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। बाकी के सिलेबस में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस टॉपिक में आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस के टाइप को लेकर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, दोनों में करवाऊंगा। इंग्लिश में चलेगा और जटे जटे जरूरत पड़ेगी बैठे बैठे आप मारवाड़ी का एग्जाम्पल भी सागे सागे लेता रहेगा। क्वेश्चंस पीवाई क्यू साथ साथ बताते रहूंगा कि यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट में तो यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, बीपीएससी है, बीपी बीपीसी बिहार पीसीएस है। इन सब से भी क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं पीवाई क्यूज वाले। यहाँ तो ये दोनों सब्जेक्ट अपन अकाउंटेंट, ऑडिट और मैनेजमेंट, ये दोनों ही यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, बिहार पीसीएस में होते ही नहीं सब्जेक्ट। इसलिए वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे पीवाई क्यूज में। इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के टाइप की बात हो गई है। ये बेसिक वाली बातें अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास की स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्या? स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैंने तो आपको कुल क्या बताया है? अच्छा, मैंने तो आपको बताया कि अकाउंट और ऑडिट लगभग 12 से 15 क्लासेस में, 12 से 15 क्लासेस, 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होगी। 12 से 15 दिन में ही कंप्लीट करवा दूंगा मैं तो आपको। तो स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी तक तो अपना सब्जेक्ट पे आया ही नहीं है बेटा। सब्जेक्ट में मैथ का क्या रोल रहेगा? हाँ ये बात है, मैथ का रोल ज्यादा नहीं रहेगा। जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपको। जोड़ बाकी गुणा भाग अनुपात और प्रतिशत ये निकालना आना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा नहीं आएगा कुछ भी। आज जो पढ़ाओगे वो भी मिल जाएगा क्या कल नोट्स में? नहीं बेटा, आज पढ़ाऊंगा उसको आपको उतारना पड़ेगा। वो मैं आउटलाइन पूरी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पूरा एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, तो ये। और मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट की आपकी लगभग 25 से 30 क्लासेस होंगी। लगभग 25 क्लासेस मानिए आप, लगभग 1.5 से लेकर के और 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की 25 से 30 क्लासेस रहने वाली हैं। तो इसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अपना सबसे छोटा सिलेबस है। अच्छा, एक नंबर लाने हैं तो नंबर लाने के हिसाब से सबसे इजी सब्जेक्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा अकाउंट एंड ऑडिट। अगर पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको मैं कतई ये नहीं बोलूंगा कि आप घर पे जाके पढ़िए या फिर आप इसको रट्टा मारिए। नहीं बेटा, रट्टा नहीं मारना है, हर चीज को समझते समझते पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अभी अपन शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का आधारभूत ज्ञान, ये अभी का अपना जो है ये टॉपिक रहेगा आज का। और ये एक बार पढ़ने के बाद में मैं गारंटी देता हूं, आपको पूर्ण रूप से इंश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आपको पूरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ये कंप्लीटली आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना, होता क्या है। देखिए, एक व्यवसाय है। अभी शुरू करते हैं क्लास। आज जो लिखवाऊं उसके आप नोट्स बना लेना, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। कल से आपको जो है वो मिल जाएंगे सारे नोट्स। ध्यान से देखना, कोई भी एक बिजनेस है, उस बिजनेस में सामान बेचना, खरीदना, किसी को चुकाना, किसी से प्राप्त करना, खर्चों का भुगतान करना, आय की प्राप्ति करनी। सामान खरीदना, बेचना, संपत्ति खरीदनी, बेचनी, आयों की प्राप्ति करनी, खर्चों का भुगतान करना, किसी को भुगतान करना, किसी से प्राप्ति करनी, ये काम चलते रहते हैं, दिन में हजारों बार होते हैं। समझना इस चीज को।
उन सब चीजों को याद रखना मुश्किल है, उन सब चीजों को याद रखना मुश्किल है, क्योंकि जब हजारों लेन देन हो गए, लेना और देना हजारों बार हो गया, तो उनको याद रखना इम्पॉसिबल है फॉर ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के लिए। याद रख सकोगे? सुबह से लेके शाम तक 1000 जनन थे सामान बेच दियो, कई ने उधार बेच दियो, कोई ने अपन नगद बेच दियो, ये याद रख सको को नहीं रख सको। इसलिए लेखांकन जो है वो एक सिद्धांत पर काम करे, और लेखांकन जखा सिद्धांत पर काम करे, वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि कुछ भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को पहले कागज में लिखिए, उसके बाद में उस लेन देन को, उस घटनाक्रम को घटित करिए। अगर भूल जाओ कि मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था कि नहीं किया था, और या फिर कोई इस व्यक्ति के साथ कौन कौन से ट्रांजैक्शन, कौन कौन से लेन देन हो चुके हैं, और इस व्यक्ति के अपन कितने पैसे मांगते हैं, या ये अपने कितने मांगता है, या किस तारीख को कितने रुपए का क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, पता नहीं है, भूल जाओ, तो उस कागज में लिखा हुआ था वहां से ले सकते हो। बस इसी सिद्धांत पर काम करता है लेखांकन का। लेखांकन यानी कि हजारों ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, याद रखना इम्पॉसिबल होता है, तो उनको याद रखने की बजाय, याद रखना इम्पॉसिबल होता है तो उसको पहले लिखा जाता है, और लिख करके उस ट्रांजैक्शन को किया जाता है। लिखा जाता है, इसका मतलब लेखांकन कार्य होता है। बस उन ट्रांजैक्शंस को लिखना, यही लेखांकन में क्या होता है बेटा? सबसे पहले व्यवहार होता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक घटना घटित होती है, यहां से लिखना शुरू कर दो। और आज जो करवाऊं, ये आप पेज को घुमा लेना और आड़ा करके हॉरिजॉन्टल करके हॉरिजॉन्टल में लिखना, अच्छे से सुंदर सुंदर बनाना, केवल आज वाला, कल से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घटना होती है, एक इवेंट होता है, ठीक है? इवेंट मतलब या तो आपने कुछ से माल खरीदा होगा, या कोई संपत्ति खरीदी होगी, या तो माल खरीदा होगा या संपत्ति खरीदी होगी, या माल बेचा होगा या संपत्ति बेची होगी, या किसी को भुगतान किया होगा या किसी से भुगतान प्राप्त हुआ होगा, या तो आपने खर्चे का भुगतान किया होगा, या तो आय प्राप्त हुई, कोई ना कोई घटना घटित हुई। घटना घटित हुई, घटना घटित होते ही, घटना घटित होते ही, और इस घटना में 3 शर्तें होनी चाहिए, इस घटना की 3 शर्तें होनी चाहिए, घटना की कुछ शर्तें होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन, ये घटना कहाँ की हो? तो व्यवसाय से संबंधित हो, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने घर का फर्नीचर बेच दिया तो उसको यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे, बिजनेस में नहीं लिखेंगे भाई। बिजनेस का फर्नीचर, अपने बिजनेस में, ऑफिस में फर्नीचर था, वो खरीदा या वो बेचा, मशीन खरीदी या बेची, माल खरीदा या बेचा, खर्चे का भुगतान किया, तो ही यहां लिखेंगे। तो ये घटना कहां से संबंधित होनी चाहिए? इट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस, ये व्यवसाय से डायरेक्टली संबंधित होनी चाहिए, पहली बात। मान लो कि घर में एक नौकर काम करता है, उसको सैलरी चुकाई, तो उस घटना को अपन बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रूप में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेखांकन नहीं करेंगे, उसको, उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी चीज, दूसरी शर्त है कि साहब मौद्रिक मापन होना चाहिए। कोई घटना घटित हुई तो वो घटना कितने रुपए की थी, उस घटना का मूल्य कितना था, यह मुद्रा के रूप में मापा जाना संभव होना चाहिए, तभी अपन उसका लेखांकन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है कि मुद्रा के रूप में मापन योग्य होना चाहिए। इट शुड बी मेजर, इट मस्ट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस, it must be directly related to the business, it must be measured in monetary terms, मौद्रिक रूप में मापन उसका होना चाहिए।
जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने फर्नीचर बेचा या फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा तो लेखांकन में ये नहीं लिखेंगे अपन ने 2 टेबल खरीदी, 3 चेयर खरीदी, एक विजिटिंग चेयर खरीदी, ऐसा नहीं लिखेंगे। वो फर्नीचर कितने मूल्य का खरीदा, आपने 50,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर खरीदा तो अपन लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, ऐसा लिखेंगे। तो मौद्रिक मूल्य लिखना है। कई चीजें हैं, जैसे मान लो कि बिजनेस है, बिजनेस में एक नौकर काम करता है। उस नौकर को आज सुबह सुबह वो सफाई कर रहा था, सफाई करते टाइम पे उसको और आपकी एक हाथ की अंगूठी, गोल्ड की बनी हुई एक अंगूठी मिल गई। उसने वो गोल्ड की अंगूठी आपको वापस कर दी। ईमानदारी, घटना घटित हुई, ईमानदारी उसकी, यानी कर्मचारी की ईमानदारी बहुत मायने रखती है एक बिजनेस के लिए। बिजनेस से संबंधित है, घटना घटित हुई है, लेकिन वो ईमानदारी कितने मूल्य की थी, उस ईमानदारी का मूल्य कितना था, मुद्रा के रूप में मूल्य कितना था, यह नहीं मापा जा सकता। इट कांट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, तो इट कांट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए इनको लेखांकन की पुस्तकों में इसका लेखा नहीं करेंगे। ईमानदारी हो गई, कार्यकुशलता हो गई, समझ रहे हो मेरी बातें, वफादारी हो गई, इन चीजों का लेखा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको मौद्रिक रूप में मापन नहीं जाता है। तो मौद्रिक मापन होना चाहिए, व्यवसाय से संबंधित घटना होनी चाहिए। तीसरी चीज उस वो जो घटना घटित हुई है उसके पीछे कोई ना कोई स्रोत दस्तावेज होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर होना चाहिए। आपने फर्नीचर खरीदा, अब आप अकाउंटेंट हो, आप अकाउंट्स का काम करते हो, आपको किसी ने कह दिया कि 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, उसके कहने मात्र से आप एंट्री नहीं कर सकते, लेखांकन में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इस ट्रांजैक्शन की। आप कहोगे प्रूफ दो, खरीदा है क्या। आपको कहा कि फर्नीचर खरीदा तो आप उससे प्रूफ मांगोगे। फर्नीचर खरीदा तो आपके पास बिल आया होगा ना, किसी को भुगतान किया तो उसकी रिसिप्ट मिली होगी ना, बैंक में जमा करवाए तो बैंक में जमा की पर्ची आपके पास आई होगी ना। उनको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या प्रमाणक। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी स्रोत दस्तावेज, या वाउचर यानी कि प्रमाणक, ये होना चाहिए। अगर किसी घटना का सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वाउचर नहीं है, तो उसका लेखांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह होना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो आपकी आती है वो आती है आपकी घटना है, व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, मुद्रा के रूप में मापन योग्य होनी चाहिए, उसका स्रोत दस्तावेज या प्रमाणक होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें अगर पूरी होती हैं, 3 शर्तें कोई घटना पूरी करता है तो उस घटना का लेखांकन किया जा सकता है। अब इस घटना का को सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखेंगे उस पुस्तक को बोलते हैं जर्नल। जर्नल, जर्नल में लिखेंगे। सबसे पहले एक घटना घटित हुई, यानी कि एक क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ, और जो ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन को आपने एक पुस्तक में लिखा, आपने कॉपी ली, रजिस्टर लिया, उस रजिस्टर में आपने लिखा। माल खरीदा 1 लाख रुपए का, आपने कहोगे कि डॉक्यूमेंट दीजिए, आप इसके पीछे प्रमाण दीजिए, आपको साथ में बिल दे दिया माल खरीदने का, आप उस बिल के आधार पर लिख दोगे माल 1 लाख रुपए का खरीदा। जिस पुस्तक में लिखते हैं उस पुस्तक को कहते हैं जर्नल। अब देखो, जर्नल जो होती है, यहां जो लेखा किया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल प्रविष्टि, जर्नल इंट्रीज, जर्नल इंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, घटना घटित हुई, घटित होते ही इसको लेखे की जिस पुस्तक में लिखा जाता है सबसे पहले, उस पुस्तक को जर्नल कहा जाता है। जर्नल में प्रविष्टियां बन, जर्नल में जो लेखा किया है उसको बोलते हैं जर्नल प्रविष्टियां, जर्नल इंट्रीज। दूसरी चीज, जर्नल जो प्रविष्टियां होते हैं, जर्नल जो इंट्रीज होती हैं, इनको काल क्रमानुसार किया जाता है, एज ए क्रोनोलॉजिकल वे। पहले जो घटना घटित हुई उसका लेखा पहले करेंगे, उसके बाद जो जो घटना घटित हुई उसका लेखा बाद में करेंगे, और लास्ट में जो घटना घटित हुई उसका लेखा लास्ट में करेंगे। आपने क्या किया, आपने ये 2 रजिस्टर लेके आए। सबसे पहले घटना घटित होते ही उस घटना को इस रजिस्टर में लिखा,
इस रजिस्टर को कहते हैं जर्नल। जर्नल भी कहते हैं इसको, रोजनामचा भी कहते हैं इसको, हिंदी में रोजनामचा भी कहते हैं, रोजनामचा भी कहते हैं इसको। इस पुस्तक का नाम है रोजनामचा। कोई भी घटना घटित हुई, किसी को माल बेचा, आपने इसमें लिख दिया माल बेचा, यहां जो लेखा किया, यहां जो अकाउंटिंग करी, उसको बोलते हैं जर्नल प्रविष्टि। क्लियर? इस पुस्तक में लेखा है वो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल वे में होता है। पहले जो घटना घटित हुई उसको पहले लिखेंगे, बाद वाली घटना को बाद में लिखेंगे, और अंत में जो घटना घटित हुई उसको अंत में लिखेंगे। समय के क्रम में काल क्रमानुसार लिखा जाता है। क्लियर? काल क्रमानुसार इसमें लेखा किया जाता है। अब देखो, अब यहां पे ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जितने भी व्यवहार हुए सबको एक एक करके लिख दिया। फर्नीचर खरीदा लिख दिया, माल खरीदा लिख दिया, माल बेचा लिख दिया, वेतन चुकाया लिख दिया, कमीशन प्राप्त किया लिख दिया, राम से पैसे प्राप्त हुए लिख दिया, श्याम को पैसे चुकाए लिख दिया। सारे आप डेट वाइज लिखते, मतलब समय के क्रम में काल क्रमानुसार डेट वाइज या फिर एज ए क्रोनोलॉजिकल वे आप उसको लिखते जा रहे हो, आप उसको लिखते जा रहे हो। अब ध्यान से सुनना, यहां आपने श्याम को फर्नीचर बेचा आज 1 तारीख को, आप 1 तारीख को ऊपर ही ऊपर लिखोगे श्याम को फर्नीचर बेचा 1 लाख रुपए का। मान लो आपकी फर्नीचर की दुकान है, आपने माल बेचा 1 लाख रुपए का, श्याम को माल बेचा। 5 दिन बाद में 5 तारीख को, और श्याम ने 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए का भुगतान कर दिया। तो आप 5 दिन बाद में, यानी कि आप सारे ट्रांजैक्शन लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। यहां 5 दिन बाद 5 तारीख आई, यहां लिखा आपने श्याम से 20,000 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है? फिर 10 तारीख को श्याम ने 30,000 रुपए और दे दिए। तो 5 तारीख के बाद में सारे ट्रांजैक्शन बाकी के लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। 10 तारीख आई, 10 तारीख को आपने श्याम से 30,000 रुपए और प्राप्त हुए, वो भी लिख दिया। श्याम से रिलेटेड 3 ट्रांजैक्शन हुए। श्याम को फर्नीचर बेचा, पहले पेज पे लिखा हुआ है। श्याम से 20,000 रुपए प्राप्त हुए, 10वें पेज पे लिखा हुआ है। श्याम से 30,000 रुपए और प्राप्त हुए, 25वें पेज पे लिखा हुआ है। श्याम के से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, क्या सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको एक जगह मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, अलग अलग डेट के होने के कारण अलग अलग पेज पर मिलेंगे। तो अब श्याम से संबंधित समरी देखनी हो आपको कि श्याम को कितने का माल बेचा था, कब कब कितने और कितने रुपए प्राप्त हो गए, एक जगह देखना हो तो आपको अलग से एक पुस्तक रखनी पड़ेगी। इस पुस्तक को जर्नल कहते हैं। इसमें डेट वाइज आप ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले डेट वाइज इसमें लिखते हैं। आप एक रजिस्टर और लेके आए, एक पुस्तक और रखी। इस पुस्तक में आप आइटम वाइज लिखोगे। जैसे बिक्री लिखोगे सबसे पहले, बिक्री कहां हुई, तो बिक्री सारी की सारी एक जगह लिखोगे। कैश के ट्रांजैक्शन सारे के सारे एक जगह लिखोगे। श्याम के ट्रांजैक्शन सारे के सारे एक जगह लिखोगे। फर्नीचर के ट्रांजैक्शन सारे के सारे एक जगह लिखोगे। इसमें आइटम वाइज लेखा होगा। इस पुस्तक को बोलते हैं लेजर, खाता बही। पुस्तक को क्या बोलते हैं? इस पुस्तक को बोलते हैं बेटा खाता बही। के बाद में एक रखी जाती है खाता बही, लेजर। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले घटना घटित हुई, उस घटना में ये 3 शर्तें हैं, तो उस घटना को जर्नल में लिख देंगे। जर्नल में प्रविष्टियां बनाई जाएंगी, प्रविष्टियां काल क्रमानुसार बनाई जाती हैं। यहां लेखा डेट वाइज होता है, काल क्रमानुसार होता है, इसलिए एक आइटम से संबंधित लेखा अलग अलग पेज पर मिलता है, इसलिए एक दूसरी और पुस्तक रखी जाती है। उस पुस्तक को खाता बही यानी कि लेजर कहा जाता है। उस पुस्तक को लेजर यानी कि खाता बही कहा जाता है। ये जो खाता बही है, ये जो लेजर है, इस लेजर में जो जो लेखा किया जाता है उसको बोलते हैं खतौनी, पोस्टिंग, खतौनी बोलते हैं। और यहां जो लेखा किया जाता है ये मदवार किया जाता है। मदवार मतलब आइटम वाइज लेखा किया जाता है। यहां कालक्रमानुसार लेखा हुआ, यहां आइटम वाइज हुआ। ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले उसमें 3 शर्तें देखी कि ये 3 शर्तें पूरी कर रहा है। 3 शर्तें अगर पूरी कर रहा है, 3 शर्तें अगर पूरी कर रहा है, तो फिर उसको सबसे पहले इस पुस्तक में लिखेंगे। इस पुस्तक का नाम है जर्नल। यहां लेखा कालक्रमानुसार एज ए क्रोनोलॉजिकल वे होगा, और कालक्रमानुसार होगा
तो यहां पे एक आइटम से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे व्यवस्थित रूप से अरेंज्ड वे में रिकॉर्ड के रूप में नहीं मिलेंगे, इसलिए अपन ने एक दूसरी और पुस्तक रखी। इस पुस्तक को कहा जाता है लेजर। और जर्नल में जो प्रविष्टियां बनाई थी, जर्नल इंट्रीज बनाई थी, उन जर्नल इंट्रीज से आपने लेजर में लेजर पोस्टिंग कर दी, खाता बही में खतौनी कर दी। यहां आपको आइटम वाइज अलग अलग रिकॉर्ड तैयार मिलेगा। श्याम का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा, कैश का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा, मोहन का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा, परचेज का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा, सेल्स का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा, सैलरी का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा, रेंट का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा, कमीशन रिसिप्ट का रिकॉर्ड देखना है एक जगह मिलेगा। एक आइटम से संबंधित रिकॉर्ड एक जगह अलग अलग पन्ने पे मिलेंगे। जैसे यहां पे सेल्स का, यहां पे परचेज का रिकॉर्ड मिलेगा, यहां पे सैलरी का रिकॉर्ड मिलेगा, यहां पे श्याम का रिकॉर्ड मिलेगा, यहां पे मोहन का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। एक पन्ने पे एक आदमी का या एक आइटम का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। क्लियर? अब ध्यान से देखना कि खाता बही में खतौनी कर दी, मदवार खतौनी हुई, आइटम वाइज खतौनी हुई, ये कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल वे में ये आइटम वाइज हुई है। भाई इंग्लिश में मैं सारी चीजें बोल रहा हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं सारी चीजें इंग्लिश में लिख नहीं पा रहा हूं। आप इंग्लिश वाले साथ साथ लिखते रहना इन चीजों को, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि कल इसका भी एक पेज आपको स्कैन करवा के या फोटो खींच के आपको भिजवा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा ये भी। अब देखो, जैसे ही आपने खाता बही में खतौनी कर दी, तो खाता बही में खतौनी करने के बाद में आप क्या करोगे, खातों का शेष निकालोगे। खातों का शेष निकाला जाता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स की जाती है, खातों का शेष निकाला जाता है। खातों का शेष क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले देखो, मैं आप फिर कह रहा हूं कि आज अपन ने ये पूरी प्रोसेस समझ ली ना, तो अकाउंटिंग पूरी समझ में आ जाएगी आपकी। एक ही क्लास में पूरी अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, फिर उसका अपन थ्योरेटिकल आगे एनालिटिकल पार्ट देखते रहेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, होते ही उसको जर्नल में लिखा, जर्नल प्रविष्टियां बनाई, जर्नल में प्रविष्टियां क्रोनोलॉजिकल वे में हुई, कालक्रमानुसार हुई। इसमें एक आइटम संबंधित एक कंप्लीट अरेंज्ड रिकॉर्ड एक जगह नहीं मिला, इसलिए अपन ने दूसरी पुस्तक रखी। इस पुस्तक में अपन ने जो है वो लेजर, इस पुस्तक को लेजर बोलते हैं, लेजर में जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करी। लेजर में जब पोस्टिंग करी, खाता बही में खतौनी करी, तो यहां आइटम वाइज श्याम का लेखा, यहां पूरे पेज में श्याम से संबंधित ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं। श्याम को 10,000 रुपए का माल बेचा, इधर लिख दिया। 1,00,000 रुपए का माल बेचा, इधर लिख दिया। श्याम से 20,000 रुपए प्राप्त हुए, इधर लिख दिया। श्याम से 30,000 रुपए प्राप्त हुए, इधर लिख दिया। लास्ट में अपन इसका बैलेंस निकाल लेते हैं कि माल बेचा 1,00,000 रुपए का, प्राप्त हुए 20 और 30 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए अपने बाकी हैं, तो नीचे बैलेंस लिख दिया। 50,000 रुपए श्याम के अपन मांगते, बैलेंस है श्याम का 50,000 रुपए। इसको बोलते हैं ये बैलेंस निकालना, समझना। कैश आपके पास में 1,00,000 रुपए था, कैश का ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखा 1,00,000 रुपए है। फिर 30,000 रुपए प्राप्त हुए, इधर लिख दिया 30,000 रुपए प्राप्त हुए। फिर 20,000 रुपए प्राप्त हुए, इधर लिख दिया 20,000 रुपए प्राप्त हुए। फिर 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए, इधर लिख दिया 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए। फिर खर्चे का भुगतान किया तो इधर लिख दिया। जितने प्राप्त हुए वो सारे इधर लिख दिए, जितने भुगतान हो रहे वो सारे इधर लिख दिए। लास्ट में बैलेंस निकाल लेंगे कि कितने पैसे थे, कितने और आगे। 1,00,000 रुपए थे, 4,00,000 रुपए का भुगतान और प्राप्त हो गया, कुल 5,00,000 रुपए होने चाहिए थे। उस 5,00,000 रुपए में से आपने 3,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया, तो 2,00,000 रुपए आपके पास बैलेंस है। नीचे लिख दिया बैलेंस 2,00,000 रुपए है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। सभी खातों का शेष निकालना मतलब शुद्ध स्थिति ज्ञात करना। आपने खातों की शुद्ध स्थिति ज्ञात कर ली कि आज अपन राम के कितने मांगते हैं, श्याम अपने कितने मांगता है, कैश अपने पास कितना है। फर्नीचर, फर्नीचर शुरू में कितना था, 1,00,000 रुपए का फर्नीचर था। 50,000 का और खरीद लिया, 1,50,000 का हो गया। 30,000 का बेच दिया तो 1,20,000 का हो गया। अब इसके ऊपर 12,000 रुपए का आपने डिस्काउंट, वो डेप्रिसिएशन लगा दिया, मूल्य में कमी हो गई, घिसावट हो गई, 12,000 रुपए कम कर दिया, तो 1,08,000 रुपए का फर्नीचर लास्ट में बचा, लिख दिया, बैलेंस निकाल दिया। आज के दिन फर्नीचर की नेट सिचुएशन कितनी है, नेट पोजीशन कितनी है, शुद्ध स्थिति कितनी है, तो 1,08,000 रुपए है। उसको बोलते हैं बैलेंस निकालना। बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस निकालने के बाद में, बैलेंस निकालने के बाद में आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं तलपट। क्या बनाते हैं, तलपट तैयार करते हैं, तलपट तैयार करते हैं।
ये जो आपने जर्नल रखी थी, इस जर्नल में ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले जर्नल में लिखा, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर दी, लेजर पोस्टिंग हो गई, खाता बही में खतौनी कर दी, खाता बही में खतौनी करने के बाद प्रत्येक खाते का शेष निकाल लिया, एक एक खाते का शेष निकाल लिया। श्याम का शेष निकाल लिया, राम का शेष निकाल लिया, गोपाल का शेष निकाल लिया, परचेज का सेल्स निकाल लिया, सेल्स का शेष निकाल लिया आपने, आगे जाकर के मशीनरी का शेष निकाल लिया, फर्नीचर का शेष निकाल लिया, आगे सैलरी का शेष निकाल लिया, कमीशन का शेष निकाल लिया, सारे खातों के शेष निकाल लिए। अब सभी खातों के शेष अलग अलग पेज पर है। श्याम का शेष श्याम के पेज पर है, राम का शेष राम के पेज पर है, तो अलग अलग खाते का शेष अलग अलग पेज के ऊपर है। बस उन अलग अलग पेज से एक लिस्ट मेंटेन कर ली, एक लिस्ट बना ली आपने, एक सूची तैयार कर ली कि साहब एक जगह एक ही पेज पर श्याम का शेष कितना है, राम का शेष कितना है, गोपाल का शेष कितना है, फर्नीचर का शेष कितना है, मशीनरी का शेष कितना है, परचेज का शेष बैलेंस कितना है, आपका सेल्स का बैलेंस कितना है, सैलरी का बैलेंस कितना है, रेंट का बैलेंस कितना है, कमीशन का बैलेंस कितना है, सब का बैलेंस एक जगह एक लिस्ट बना ली, सभी खातों के शेषों की एक सूची तैयार कर ली। सूची तैयार कर ली, उसी को ट्रायल बैलेंस कहते हैं, उसी को तलपट कहा जाता है। अब ध्यान से देखना, अब हुआ क्या, जैसे ही आपने तलपट बनाया, तलपट बनाने के बाद क्या करेंगे, तलपट बनाने के बाद आप लोगों फाइनल अकाउंट बनाओगे। अब आप देखोगे कि आज पिछले एक साल में आपने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसके लिए और एक स्टेटमेंट तैयार करोगे, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसको बोलते हैं अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बनाओगे। अंतिम खाते का मतलब होता है कि भाई आपने देखो, लाभ हानि के लिए बनाओगे, लाभ कितना हुआ है या हानि कितनी हुई है, और दूसरी चीज आपकी वित्तीय स्थिति की जानकारी। आज आप थारे पिसा कौन कौन कत्ता कत्ता मांगे है, हे की के कत्ता कत्ता पिसा मांगो हो, भी चीज की लिस्ट बनाओगे। कत्ती कत्ती वित्तीय स्थिति में क्या होगी, वित्तीय स्थिति में आपकी संपत्तियां की कौन कौन सी हैं, कितनी कितनी है, और आपके दायित्व कौन कौन से हैं, कितनी कितनी है, लाइबिलिटीज और असेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए इसके लिए P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट में आप असेट्स और लाइबिलिटीज लिखोगे, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में बेटा फाइनल अकाउंट बनाने, इन्हीं फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, इन फाइनल अकाउंट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण कहा जाता है, वित्तीय विवरण भी इसी को कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स को ही वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। वित्तीय विवरण बन गए, फाइनल अकाउंट बन गए, तो अब उनका एनालिसिस करोगे। अब क्या करोगे, अब उनका क्या करोगे, एनालिसिस करेंगे। उन वित्तीय विवरणों का जो वो विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण की अलग अलग तकनीकें हैं कि साहब आप रेशियो निकालोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, आगे चलकर देखेंगे, तो आप इसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कर लिया, ये सारा प्रोसेस हो गया, ये सारा प्रोसेस हो गया, ध्यान से देखना, ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना बेटा, घटना घटित हुई, इस घटना को घटित होते ही जर्नल में लिखा, इसको बोलते हैं अभिलेखन। रिकॉर्डिंग। अब जर्नल में लिखा, जर्नल में लिखा, उसके बाद जर्नल से खाता बही में खतौनी करी,
पहले इस पुस्तक में लिखा, ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन होते ही उसे इस पुस्तक में लिखा। इस पुस्तक में लिखना क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग, अभिलेखन। फिर इस पुस्तक में तो क्रोनोलॉजिकल वे में डेट वाइज ट्रांजैक्शन लिखे थे। फिर इस दूसरी पुस्तक में, जिसको खाता बही बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, यहां पोस्ट, यहां से लेखा यहां हुआ, तो लेजर पोस्टिंग। यहां आपने क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया कि एक आइटम से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिख रहे हो, तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ध्यान से देखना बेटा, खाता बही का शेष निकाला, ट्रायल बैलेंस बनाया और फाइनल अकाउंट बनाया। इस पूरी प्रोसेस को, खाता बही से खातों का शेष निकाला, तलपट बनाया, फाइनल अकाउंट बनाया, इसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण या सारांशीकरण। सारांशीकरण, इसको बोलते हैं समराइजेशन। इसको बोलते हैं समराइजेशन। और फिर अंतिम खाते जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने थे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने क्या कर दिया? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण कर दिया। इसको बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण, एनालिसिस। आपने क्या किया? आपने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी, ट्रांजैक्शन हुआ उसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग करी। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद लेजर में पोस्टिंग करी, यानी कि क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन से के बाद में अपने लेजर पोस्टिंग की बैलेंसिंग करी, अलग अलग अकाउंट्स की बैलेंसिंग के बाद में ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट बनाया, इसको बोलते हैं समराइजेशन किया। फाइनल अकाउंट से फिर एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, इसको बोलते हैं एनालिसिस। ये चार अलग अलग पद हो गए, चार अलग अलग चरण हो गए। इन चारों चरणों को सामूहिक रूप से, इन चारों चरणों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इन चारों चरणों को सामूहिक रूप से कहा जाता है अकाउंटिंग, लेखांकन। यहां से लेकर यहां तक की पूरी प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन टू समराइजेशन टू एनालिसिस इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ अकाउंटिंग। द एंटायर प्रोसेस, ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है लेखांकन। समझ गए? अब देखो, इसी के बीच में, इसी के बीच में घटना घटित हुई, यहां से लेकर के और ट्रायल बैलेंस बनाया, यहां तक की जो घटना है, इसको कहा जाता है बेटा बुक कीपिंग, पुस्तपालन। इसको कहते हैं बुक कीपिंग, पुस्तपालन। क्या ये बात समझ में आई है? फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या ये बात समझ में आई है? अब आपको पूछ ले लेखांकन क्या है, लेखांकन क्या है, तो बेटा ध्यान से सुनना। आप लिखेंगे कि ये घटना घटित हुई, इसमें 3 शर्तें हैं, तो ये घटना क्या कहलाएगी? इसको बोलेंगे लेन देन। आप बोलेंगे कि वित्तीय लेन देनों के अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांशित करने और उनके विश्लेषण करने की कला का ही नाम है लेखांकन। वित्तीय लेन देनों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या वित्तीय व्यवहारों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अभिलेखन, उनके वर्गीकरण, उनको सारांशित करने और उनके विश्लेषण करने की कला को ही क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया था, लेखांकन के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? 4 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है अभिलेखन, रिकॉर्डिंग। दूसरा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीसरा है आपका समराइजेशन, सारांशीकरण। और चौथा है आपका एनालिसिस, विश्लेषण। ये 4 इसके क्या होते हैं? चरण होते हैं लेखांकन के। और ये आपने देखा, ये पुस्तपालन होती है। ये क्या होता है? ये पुस्तपालन होती है। यानी घटना घटित हुई, एक लेन देन हुआ, उस लेन देन का अभिलेखन करना और उसका वर्गीकरण करना, और वर्गीकरण के बाद खाता में खतौनी के बाद खातों शेष निकाल तलपट बनाने की प्रक्रिया, केवल तलपट बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं बुक कीपिंग। और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग।
गॉट इट, ऑल क्लियर। हाँ भाई, सुरेश कुमार ऑल क्लियर। अंजलि गॉट इट सर। विपिन, समराइजेशन को हिंदी में क्या लिखा है बेटा? सारांशीकरण, सारांशीकरण या संक्षिप्तीकरण भी लिख सकते हो, संक्षिप्तीकरण भी लिख सकते हो बेटा, संक्षिप्तीकरण या सारांशीकरण बेटा लिखो। मैंने पूरी अकाउंटिंग एक साथ बता दिया आपको, मैंने कंप्लीट अकाउंटिंग, द एंटायर अकाउंटिंग को अपन ने एक साथ देख लिया है, यहां से लेकर के और यहां तक की ये पूरी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और आने वाले 3 घंटे में, लगभग 4 घंटे में, यानी 2 क्लास में अपन केवल इसी को पढ़ने वाले हैं। आने वाले 4 घंटे में केवल इसी को पढ़ने वाले हैं। पंकज शर्मा कह रहा है क्लियर है सर। अंजलि गॉट इट सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या, ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई? अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या ये समझ में आ गया? अपन 2 किताबें रखी थी, पहले पहले आपने जर्नल रखी थी, समझ गए सर? कपिल, थैंक यू कपिल पुनिया। सर प्लीज वंस डिक्टेट 3 कंडीशंस ऑफ इवेंट इन इंग्लिश। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज दैट इवेंट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। फर्स्ट वन, पहली कंडीशन। कंडीशन वैसे आगे आएंगी बेटा, कंडीशन वैसे आगे आएंगी। देखो अपन, देखो ये कह रहे हैं अपन, ये टॉपिक का नाम है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, अपन ने यहीं से शुरू किया था। व्यवसाय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन देन होते हैं जिन्हें याद रखना मनुष्य के लिए असंभव है, अतः इनको लेखक की पुस्तकों में लिखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से देखा जा सके। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ओकर डेली इन बिजनेस विच इज इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन टू रिमेंबर, therefore these are recorded in the books of accounts so they can be referred to when needed। मैंने सेम चीज यही बताई आपको, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर लेखांकन का अर्थ, व्यवसाय में व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों को दर्ज करने, दर्ज करना मतलब उनकी रिकॉर्डिंग, दर्ज करना मतलब देखो रिकॉर्डिंग, दर्ज करना बोल दो, अभिलेखन बोल दो, उनको वर्गीकृत करने, क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन, सारांशित करने, उनको समराइजिंग करने, समराइजेशन, और उनके परिणामों की व्याख्या करने यानी विश्लेषण करने की कला ही लेखांकन है। मैंने यही तो बताया आपको, मैंने यही तो बताया आपको। लालचंद वर्मा कह रहा है ग्रेट क्लास सर। सुभाष जाखड़ कह रहा है समझ गए सर। नितेश सर आज क्लियर हुआ है, नहीं तो सब मिक्स हो जाता था। थैंक यू बेटा। रेशम यादव गॉट इट सर। सबके समझ में आ गया आज तो, क्या बात है, सारे बच्चों में समझ में आ गया एक ही साथ। चलिए, तो ये है। अब आगे इन्हीं चीजों को लिख रहे हैं अपन। आवश्यक शर्तें, पहले आर्थिक लेन देन होना चाहिए, आर्थिक लेन देन होना चाहिए, यानी ट्रांजैक्शन शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, शुड बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मस्ट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। दूसरा है मापन, मुद्रा धन में मापन संभव होना चाहिए, व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एविडेंस, उसका कोई ना कोई प्रमाण, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर होना चाहिए। तो यही तो चीजें मैंने चारों बताई हैं आपको, यही तो चीजें बताई हैं बेटा आपको, ये सारी चीजें हैं। बस इन्हीं चीजों को अपन आगे आने वाले 4 घंटे में पढ़ते रहेंगे। अक्षित कह रहा है यस सर, ठीक है, ओके। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। आज अपन ने सबसे पहले चर्चा करी कि लास्ट ईयर का आपका अकाउंट एंड ऑडिट का सिलेबस क्या था, उसमें से क्या हटा दिया, क्या नया जोड़ दिया, और एट प्रेजेंट वर्तमान का आपका अकाउंट एंड ऑडिट का सिलेबस क्या है। क्लियर? दूसरी चीज अपन ने करी कि मीडियम क्या रहेगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, 4 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के 4 चरण, या 4 फेजेज ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के 4 चरण कौन कौन से हैं, तो उसका जवाब दे दिया मैंने। एक होता है आपका, पहला है आपका कौन सा, पहला आपका रिकॉर्डिंग, दूसरा आपका क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग, तीसरा आपका सारांशीकरण या फिर समराइजेशन, चौथा है आपका विश्लेषण। ये 4 चरण होते हैं। लास्ट ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। बेस्ट टीचर हो आप तो, समझ आ गया बिल्कुल। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। उपेंद्र जी फौजदार, नाइस क्लास सर। काजल पूनिया, थैंक यू, गॉट क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
कौशल्या सर आप खुद ही नोट्स बनवाओ। विकास ऐसे ही पढ़ाना सर, पूरा कोर्स पूरा ऐसे करवाऊंगा, पूरा ऐसे करवाऊंगा, पूरा फुल्लम फुल ऐसे करवाऊंगा बेटा, फुल्लम फुल ऐसे करवाऊंगा ना। हाँ, टेंशन मत लो। चलो, तो आज की क्लास इतनी काफ़ी है मेरे हिसाब से। आपको ये अगर समझ में आ गया है तो कल इसी के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। और एक बार फिर बता दूं आपको कि अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं कुछ, उनका फ़ायदा उठाइए। और वो ऑफर कहाँ से आएंगे सर? चलिए, तो ये ऑफर आपको दोबारा से अवगत करवा दूं कि ये ऑफर आज तो समझ आ गया है सर। अनीता कुमारी, रविंदर सर, ऑल क्लियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये अपने ऑफर चल रहे हैं, तो एक कोड आप लिख लेना, इसको देख लेना। बाकी मैंने आपको बताई दिया, आज इतना काफ़ी है। बाकी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।